Hi guys, today we will learn about pituitary glands. हम लोग पहले पीनियल ग्लैंड के बारे में बात किए थे। पीनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आइज, आत्मा यानी इसकी सोल, इन सब नामों से या बायोलॉजिकल क्लॉक के नामों से जानते थे। लेकिन अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कई नाम हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक तो पहला नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसे हम लोग हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड 7 हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, यानी कि जो है 7 हार्मोन्स का सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है, शरीर की जो विकास है, उसको रेगुलेट करेगा, बॉडी की ग्रोथ को। और दूसरा ये जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म को और होम्योस्टेसिस को, इन सब को, आदि चीज़ों को ही रेगुलेट करता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये क्या करती है? कई हार्मोन्स का जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से को रेगुलेट करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है और कई हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो है 9 हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 7 हो गई और 2 अलग से। तो ये हाइपोथैलेमस जो हमें भूख, प्यास और टेम्परेचर, जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनके बारे में और सब चीज़ों के बारे में, शरीर की सुरक्षा के बारे में, बॉडी की सुरक्षा यानी कि बॉडी की प्रोटेक्शन के बारे में हाइपोथैलेमस काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला नाम पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, तीसरा नाम मास्टर ग्लैंड। ठीक, अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है। पहले इसके शेप के बारे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। हम पिछला भी रिवाइज करते चलें। और कौन सा ग्लैंड हमने पढ़ाया है जिसकी ओरिजिन जो है एक्टोडर्मल है? तो आप लोग बताइए कौन सा ग्लैंड है जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है? अभी तक हमने 2 ग्लैंड पढ़ा दिए हैं। एक तो है कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। और दूसरा हमने कौन सा ग्लैंड पढ़ाया था? पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी थी? एक्टोडर्मल थी। और थाइमस ग्लैंड की कैसी है? एंडोडर्मल थी। पीनियल ग्लैंड कैसा शेप था? कॉमा शेप का था, छोटे से कॉमा के शेप का था। और इसका शेप कैसा था? लॉब्यूलर शेप था, बहुत सारे लॉब्यूल्स प्रेजेंट थे। और पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है? स्मॉल पी शेप्ड होता है, छोटे से मटर के दाने के जैसा इसका शेप होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? 0.5 से 1 ग्राम तक। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? 0.5 से 1 ग्राम। अब ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग, ये कहाँ लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहाँ लोकेटेड होती है?
प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ डायासेफ्लान पार्ट ऑफ ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डायासेफ्लान पार्ट में प्रेजेंट होती है। हमने पहले भी बताया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट हैं, सेरेब्रम, डायासेफ्लॉन। तो डायासेफ्लॉन के किस साइड में? वेंट्रल साइड में। डॉर्सल साइड में तो हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट थी। और वेंट्रल साइड में हाइपोथैलेमस की साइड में, एपिथैलेमस पे कौन प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस पे यानी कि वेंट्रल साइड में कौन प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब आगे की पॉइंट्स देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम। किससे? या हाइपोफेजियल स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैचेस टू द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से को पकड़ी रहती है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? इनफंडिबुलम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इनफंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक से। इसके फिगर को हम देखते हैं। ये हमने हाइपोथैलेमस को ड्रॉ किया है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए, ये इनफंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टॉक भी कहेंगे इसे, या पिट्यूटरी स्टॉक कह सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है? किसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है? इनफंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टॉक। ये देखिए हाइपोथैलेमस है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम की हेल्प से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम या हाइपोफेजियल स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक से जुड़ी होती है। अब कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ स्फेनॉइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका। कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक सॉकेट में, एक गड्ढा, यानी स्फेनॉइड बोन के में जो गड्ढा होता है, सॉकेट होता है, उसमें प्रेजेंट होती है। उस गड्ढे को, उस सॉकेट को हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं। यानी ये देखिए, हमारी स्फेनॉइड बोन, क्रैनियम में 8 बोन होती है, उसमें से एक स्फेनॉइड बोन है। स्फेनॉइड बोन की लोकेशन ये देखिए। हमने बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती? फोर ब्रेन की डायासेफ्लान पार्ट में। ये हमारा पूरा क्या है? ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम में ये क्या है? ये पूरा पार्ट डायासेफ्लान का पार्ट है। डायासेफ्लान में ये क्या है? ये थैलेमस है। और ये इधर के साइड यानी वेंट्रल साइड में, यानी डॉर्सल साइड में कौन है? एपिथैलेमस है। और वेंट्रल साइड में कौन है? हाइपोथैलेमस। वेंट्रल साइड में कौन है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम की हेल्प से जुड़ा होता है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये किससे जुड़ी है? इनफंडिबुलम की हेल्प से। तो हमने बताया। और इधर जो एपिथैलेमस के साइड में यानी डॉर्सल साइड में ये रही पीनियल ग्लैंड, जो बहुत छोटी सी है। तो पीनियल ग्लैंड स्मॉल कॉमा शेप्ड की होती है। डॉर्सल साइड में एपिथैलेमस, डायासेफ्लान की एपिथैलेमस पार्ट से जुड़ी होती है। ये हम लोग एंटीरियर से स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इधर का स्ट्रक्चर एंटीरियर साइड कहाएगा, इधर का स्ट्रक्चर पोस्टीरियर। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर है, आगे का ये पोस्टीरियर, पीछे का पश्च भाग। तो हमें पता चल गया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
डायासेफ्लान में लोकेटेड होती है। डायासेफ्लान ये रहा। डायासेफ्लान के किस पार्ट में? हाइपोथैलेमस की पार्ट में। तो डायासेफ्लान के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस और थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के से किससे जुड़ा होता है? इनफंडिबुलम से। ये रही इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से किसकी हेल्प से? पिट्यूटरी ग्लैंड की। इनफंडिबुलम से, ये इनफंडिबुलम को हम लोग और क्या कहते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफेजियल स्टॉक भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम की हेल्प से हाइपोथैलेमस पार्ट में जुड़ी होती है। ये हमारा पोस्टीरियर भाग है, ये एंटीरियर भाग है। पोस्टीरियर यानी सॉरी ये एंटीरियर है। एंटीरियर यानी आगे का भाग और पोस्टीरियर यानी पीछे का भाग। हम ये जानते हैं कि क्रैनियम में 8 बोन होती है, जिसमें से एक स्फिनॉइड बोन यहाँ पे लोकेटेड है। ये कान की, ये फ्रंटल माथे वाली, ये पेराइटल और ये ऑक्सीपिटल। तो ये कहाँ, ये कौन सी बोन है? स्फिनॉइड बोन। इसी स्फिनॉइड बोन में एक सॉकेट होता है। क्या होता है? एक सॉकेट होता है। और इस सॉकेट को हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका में कौन लोकेटेड होता है? हमारी पी शेप्ड की पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैन में होती है वो 2 तरह, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, या न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 25% पार्ट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट हैं, पार्स ट्यूबरैलिस। कौन से? पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, या पार्ट ऑफ इसके न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम, न्यूरल लोब। इसके फिगर को देखते हैं। ये रही हमारी हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये रही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या हाइपोफेजियल सेरेब्राई कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। ये कंसिस्ट ऑफ, ये है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। अब ये हमारी कौन सी पार्ट है? न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट होते हैं। कौन से? पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, वो है इनफंडिबुलम। और ये हमारा न्यूरल लोब। तो ये किसके पार्ट हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ये इसको हम, यहाँ स्पेस की कमी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसे और क्या कह सकते हैं हम? अभी हम इसको बताएंगे कि न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी पार्ट इंटरमीडिया ब्लैक कलर की, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ये जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है 1/4 पार्ट होती है, पूरी पिट्यूटरी का 1/4 पार्ट होती है। और ये कैसी रंग की होती है? ये वाइट कलर की होती है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम जिससे ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, और तीसरा कौन सा होता है? न्यूरल लोब। तो
अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है, दिस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेन नर्व। ये जो पार्ट है पोस्टीरियर ग्लैंड का, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो ब्रेन नर्व से डिराइव्ड है। इसका मतलब ये किससे बना है? दिस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेन, इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। इसका मतलब ये किससे बना है? नर्व सेल से बना है। नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स, साइटोन एंड एक्सॉन। जो भी ये देखिए इसका फिगर है, किसका फिगर है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट का, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये हमारी हेयरिंग बॉडीज हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जितनी भी नर्व सेल होती हैं, all the nerve cells which form neurohypophysis have cytone in their hypothalamus। उसके जो साइटोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस पे होते हैं। एक सेकेंड इसे, हाँ, तो उसके जो साइटोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस के पार्ट में होते हैं, ये हेयरिंग बॉडी। तो और जो एक्सॉन होते हैं, केवल एक्सॉन जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में होते हैं। तो साइटोन ऑफ ऑल नर्व सेल विच फॉर्म न्यूरोहाइपोफाइसिस यूनाइट टू ईच अदर। ये जितने भी साइटोन हैं जो न्यूरोहाइपोफाइसिस में रहते हैं, यूनाइट टू ईच अदर इन द हाइपोथैलेमस फॉर्मिंग थ्री न्यूक्लियस। जितने भी, ये तो हमने 3 ही बनाए हैं, लेकिन 3 ही है इसमें, लेकिन जितने भी जो सेल होते हैं साइटोन नर्व सेल की, जितने भी सेल होती हैं वो सब एक साथ मिलकर के 3 न्यूक्लियस बनाती हैं। एक न्यूक्लियस को हम लोग सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, जो क्या करता है? ADH को सिंथेसाइज करता है, और या वैसोप्रेसिन कहते हैं। एक को हम लोग पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक पेयर होता है, और ये क्या सिंथेसाइज करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जितने भी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें से जितनी भी सारी नर्व सेल एक साथ यूनाइट हो जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं और 3 न्यूक्लियस फॉर्म करती हैं। एक होती है सुप्रा न्यूक्लियस, दूसरा होती है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होती है वो एक होती है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होती है वो एक पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर। तो 1 पेयर होती है। उसके बाद रही हेयरिंग बॉडीज, एक्सॉन, साइटोन वाला पार्ट हाइपोथैलेमस में होता है। All the nerve cells which form neurohypophysis have their cytone in the hypothalamus only once axon is present in the neurohypophysis. Cytone of all nerve cells which form neurohypophysis unite to each other in the hypothalamus forming 3 nucleus. I think आप लोग समझ गए होंगे। पहला है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सिंगल होती है, सिंथेसाइज ADH, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। और या फिर ADH को हम लोग वैसोप्रेसिन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स को प्रेस कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे, उस हार्मोन को सिंथेसाइज करती है। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक पेयर होती है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिंथेसाइज करती है। दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होकर के कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है वो कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है। तो ग्लैंड का तो काम ही होता है हार्मोन को बनाना और सिक्रीट करना, लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड की, न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्लैंड जो है वो कोई भी हार्मोन्स नहीं बनाती हैं। इट्स ओनली हेल्प इन स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन्स। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वो केवल क्या करती है? हेल्प करती है इन द स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ 2 हार्मोन, स्टोर करने में और 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करने में। हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस आर सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। हमने पहले ही बताया कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस का हार्मोन होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस में। ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई भी
जो है डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल क्या करती है, स्टोर करती है और सिक्रीट करती है। ये केवल स्टोर और सिक्रीट करने में हेल्प करती है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है। ये लाइन पूछा जाता है। इन न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स आर स्टोर्ड इनटू हेरिंग बॉडी। न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन्स हेरिंग बॉडी में स्टोर होते हैं। अब हम लोग एडीएच के बारे में पढ़ते हैं। एडीएच को हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, या वैसोप्रेसिन या ट्रिप्सिन हार्मोन कहते हैं। एडीएच क्या करता है, एडीएच हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। आप लोगों ने जब किडनी के बारे में पढ़ा होगा तो किडनी के पार्ट के बारे में पढ़ा भी होगा, PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये ADH हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ADH हेल्प करता है पानी के एब्जॉर्प्शन में, किस पार्ट से, किडनी नेफ्रॉन के, DCT और कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट में। हम आपको इस फिगर को दिखा देते हैं, वरना कई बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, ये बॉमेन कैप्सूल है। बॉमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट हुआ जो भी वो PCT में आया, PCT से कंसंट्रेट होते होते ये कहाँ गया, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये असेंडिंग लूप, ये डिसेंडिंग, असेंडिंग, और असेंडिंग लूप से ये डिस्टल ट्यूब्यूल यानी DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, DCT में कलेक्टिंग डक्ट में गया। तो जो भी कलेक्टिंग डक्ट और DCT में वाटर ज़्यादा होता है उसको ADH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस फिगर को भी देख के, ये देखिए हमारा बॉमेन कैप्सूल है। बॉमेन कैप्सूल से ये क्वायर्ड स्ट्रक्चर जो है, ये क्वायर्ड स्ट्रक्चर PCT है। PCT के बाद लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये फिर क्वायर्ड स्ट्रक्चर DCT, डिस्टल कॉन्गुलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्गुलेटेड ट्यूब्यूल्स से ये क्या है, इसमें सारी जितनी नेफ्रॉन्स हैं वो आके मिलती हैं, तो ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जब हम एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़े हैं तब इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने बताया। तो जो ADH होता है, ADH हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH। अगर ADH का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा, यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, यानी जब हाइपो सिक्रीशन होगा, ADH का कम सिक्रीशन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड का जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर का जो वो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जब वाटर का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी। हाइपर सिक्रीशन, ये जब हाइपर सिक्रीशन यानी ADH का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी उसमें से ज़्यादा निकाल लिया जाएगा, पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, तो हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी। यानी जो हम लोग यूरिन करेंगे उस टाइम उसमें हमें हल्का सा पेन भी हो सकता है। और जब हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन ऑफ ADH, तो ये क्या करता है, कॉजेज अ डिसीज। क्या कॉज करेगा, ए डिसीज,
एक बीमारी होती है, जो जिस बीमारी से आप सब परिचित होंगे उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो जब ADH कम सिक्रीट होगा तो एक डिसीज होगी जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें यूरिन क्या हो जाएगी, इन विच यूरिन बिकम डाइल्यूटेड, जिसमें यूरिन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, बार बार यूरिन लगेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, ADH का सिक्रीशन ज़्यादा कम होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या यूरिन बार बार लगेगी, और बार बार यूरिन लगने को डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि शुगर की बीमारी। जो टी हम लोग पीते हैं, चाय, कॉफ़ी एंड अल्कोहल, ये क्या है, डायूरेटिक सब्सटेंस है, डायूरेटिक सब्सटेंस है। ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ADH, क्या करेंगे, डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ADH, hence more urine is formed, more urine is formed। ठीक है, तो जो ADH होता है, हमारी जो टी है, जो हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और अल्कोहल शराब, जितने भी लोग टी चाय कॉफ़ी टी या चाय और कॉफ़ी और अल्कोहल पीते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा यूरिन लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उनकी ADH की सिक्रीशन कम हो जाती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो यूरिन ज़्यादा बनती है, और यूरिन ज़्यादा बनती है तो यूरिन ज़्यादा लगेगी। मम्मी लोग जब व्रत रहती हैं तो दिन भर कुछ खाती नहीं है, अगर चाय भी पीती हैं तो उनको यूरिन बहुत लगती है, तो वही प्रॉब्लम है। अब हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर सिक्रीशन ADH का होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेट होगी। ऑक्सीटोसिन भी कौन बनाता है, ऑक्सीटोसिन बताइए, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होती है वो ऑक्सीटोसिन बनाती है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कितनी होती हैं, एक पेयर होती हैं, और ये ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, टायोसिन कहते हैं, टायोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ओवर अनस्ट्राइप्ड, किस पे, अनस्ट्राइप्ड मसल्स। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ओवर अनस्ट्राइप्ड मसल एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल रिलैक्सेशन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अनस्ट्राइप्ड मसल्स पे, जिस पे हमारा वो नहीं होता है, उस पे स्मूथ मसल्स पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है, उस पे काम करता है। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द मसल्स ऑफ यूटेरस आर स्टार्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मसल्स ऑफ यूटेरस आर स्टार्टेड बाय किस हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन। इसीलिए जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, तो इसे हम लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें होगा और यूटेरस में, तो उसे हम लेबर पेन कहते हैं। और लेबर पेन किसके द्वारा स्टार्ट होता है, स्टार्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को हम इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। यानी ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, इन चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ओवर अनस्ट्राइप्ड मसल्स एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एज वेल रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द मसल्स
ऑफ यूटेरस आर स्टार्टेड बाय ऑक्सीटोसिन और लेबर पेन इज स्टार्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन क्या, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। तो चाइल्ड बर्थ को, तो लेबर पेन क्या है, जब हमारे यूटेरस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो दर्द होता है, उसको हम लेबर पेन कहते हैं। और वो लेबर पेन किसके द्वारा शुरू किया जाता है, ऑक्सीटोसिन के। अगर इफ़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रीट इन लार्ज अमाउंट, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होने लगेगा तो क्या हो सकता है, तो जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, तो उसकी वजह से इमैच्योर चाइल्ड होता है जिसे मिसकैरेज कहते हैं। तो इफ़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन से सिक्रीट इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी देन इट कॉजेज बर्थ ऑफ इमैच्योर चाइल्ड, मिसकैरेज। तो इसे मिसकैरेज कहते हैं। बच्चा अगर होता है तो चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं, और बच्चा इमैच्योर हो, खराब हो जाए, उसे मिसकैरेज कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ओवर मैमेलरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन और एक काम करता है, वो मैमेलरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। मैमेलरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर, मैमेलरी ग्लैंड्स और मैमेलरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करने के बाद ये किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। किस में हेल्प करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क में। और कब सिक्रीशन ऑफ मिल्क में कब हेल्प करता है, एट द टाइम ऑफ सक्लिंग। किसमें, सक्लिंग ऑफ मिल्क बाय द बेबी। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है मैमेलरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। मैमेलरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करने के बाद क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क कब हेल्प करता है, कब सिक्रीशन ऑफ मिल्क हो, एट द टाइम ऑफ सकलिंग, मतलब जब बेबी दूध पीना शुरू करे तब मिल्क का सिक्रीशन जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, वो ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की वजह से होता है। तो आज हम लोग दो हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ें। एक तो है वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे बर्थ हार्मोन या टायरोसिन हार्मोन कहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पार्स इंटरमीडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स गाइस, take care of yourself.